तलाश कर मेरी कमी को अपने दिल में, दर्द हो तो समझ लेना रिश्ता अब भी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड 8 पार्ट 27 पेश किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला, ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। कमरा नंबर 555 के सामने रखे सोफे रात के उस पहर खाली थे। शबनम ने आने का कहा था लेकिन अभी तक पहुंची नहीं थी। बीरबल कुछ देर उसका इंतजार करता रहा, फिर दरवाजा खोल के कमरे के अंदर चला आया। कमरे में नाइट बल्ब जला था। अंदर दूसरा कदम रखते ही उसका पैर तार से उलझा और उसे जोर का ठुड्डा आया। बदवक्त दीवार का सहारा लेकर वो गिरते गिरते बचा। जेरे लब हॉस्पिटल वालों के लिए चंद कलमात कह के उसने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और फिर उस पुरताइश कमरे को देखा जिसमें उसका भाई गुज़श्ता चंद रोज से मुकीद था। कमरे के दो हिस्से थे। आगाज में एक बड़ा सा सिटिंग एरिया बना था जिसमें चंद सोफे रखे थे। वस्त में रखी मेज गुलदस्तों से भरी थी। उनके पीछे आधी दीवार बनी थी और आधी जगह खाली थी। खाली हिस्से से कमरे का दूसरा हिस्सा दिखाई देता था जहां मरीज का बेड रखा था। आधी दीवार के 22 बेड यहाँ से आधा दिखाई देता था। बीरबल छोटे छोटे कदमों से चलता आगे आया, यहाँ तक कि वो बेड की पाइंती के साथ आ रुका। उस हिस्से में एक तरफ बेड रखा था, सामने एक साफ दीवार थी जिसपे ऊंचा टीवी नस्ब था। टीवी के ऐन नीचे स्टडी टेबल और चेयर रखी थी। बेड के दाएं तरफ एक दीवार गिर फ्रेंच खिड़की थी जिसके पार दूर तक फैला इस्तांबुल दिखाई देता था। खिड़की के मुकम्मल अर्ज जितना एक तवील काउच उसके साथ लगा था। कोनों में जर्द कॉर्नर लैंप्स जल रहे थे और सारे कमरे से ताजा फूलों की खुशबू आ रही थी। बेड पे माहिर ऐसे लेटा था कि गर्दन पे कॉलर चढ़ा था और चेहरे पे लगे नील और कट वाजिया दिखाई देते थे। सबसे नुमाया कट दाएं गाल के वस्त से कान तक जाता था। उसकी एक टांग पट्टियों और प्लास्टर में जकड़ी थी और उसको सपोर्ट देकर एक खास जाविये पे कदरे उठाया गया था। होंठ खुश्क और आंखें बंद थी। हाथों में मुख्तलिफ तारें और नालियां लगी थी। किसी मशीन से मुसलसल बिप बिप की आवाजें भी आ रही थी। माहिर वो सिटिंग एरिया से एक कुर्सी उठा लाया और उसके सरहाने करीब रख के बैठा। माहिर की आंखें बंद रही। बीरबल की नजरें उसकी ड्रिप तक गई। पेन किलर दी जा चुकी थी। यकीनन वो नींद में था। माहिर, वो फिर से खनकारा। जवाब नदारत। खिड़की से बाहर नजर आता इस्तांबुल भी खामोश था। सवाई मशीन के बिप बिप के हर तरफ खामोशी थी। एक बात कहूँ माहिर, वो जख्मी सा मुस्कुराया। तुमसे जेलस होने के लिए मेरे पास बहुत सी वजूहात थी। इसकी आवाज बहुत हल्की थी, जैसे किसी समंदर की तह से आ रही हो। तुम हमेशा मुझसे बेहतर थे और मैं सबकी सेकंड चॉइस होता था। वो उदासी से मुस्कुरा के कहते हुए अपने हाथों को देख रहे थे। मैं कभी भी माहिर फरीद के सामने कुछ नहीं था। किसके ग्रेड ज्यादा अच्छे हैं? माहिर के। कौन अब्बा की तरह बिजनेस कर सकता है? माहिर। कौन लोगों से ताल्लुकात बनाने में कामयाब होगा? जाहिर है माहिर। खिड़की के शीशे पे सर झुकाए बैठे घुंघरियाले बालों वाले नौजवान का अक्स दिखाई दे रहा था। लड़कियां किसकी तरफ माइल होती हैं? माहिर की तरफ। किसने अब्बा और मालिक की जहानत ली है? माहिर ने। बहुत से लोग आज भी ये समझते हैं कि कासिम फरीद का एक ही बेटा है और मुझे वो मालिक का बेटा समझते हैं। वो हल्का सा हंसा। और इसीलिए मालिक को मैं शदीद नापसंद हूँ क्योंकि मेरी शक्ल उससे मिलती है और कुछ आदतें भी। मैं भी उसकी तरह लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। वो ज्यादा फख्र करता अगर लोग माहिर को उसका बेटा कहते, लेकिन बेचारा मालिक। वो फिर से हंसा। उसकी हंसी फिजा में गूंजी और फिर मादूम हो गई।
यहाँ तक कि पीछे सिर्फ एक उदासी रह गई। लोग तुम्हें कासिम फरीद का वाहद बेटा इसलिए समझते हैं क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें जानते हैं। बियर बॉल को कोई नहीं जानता। बियर बॉल की किसी के सामने कोई हैसियत ही नहीं है। कहा ना, मेरे पास तुमसे जेलस होने की बहुत सी वजूहात थी, लेकिन उसने चेहरा उठाया। उसकी आंखें गीली थी, लेकिन मैं कभी तुमसे कभी जेलस नहीं हो सका। माहिर का वजूद आंखें बंद किए बेहिस्सो हरकत लेटा था। मैंने कोशिश करके भी देख लिया। उसने पलकें झपकाई तो चंद गर्म आंसू चेहरे पे जा गिरे। जब लोग हम दोनों भाइयों का मुआवजा ना करते थे, मैंने चाहा कि मैं इस मुआवजे का इल्जाम तुम्हें दूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सका। अब्बा को दिया, हमेशा दिया। उन्होंने हमेशा हमें फर्क किया था। उसने हथेली की पुश्त से आंखें रगड़ी। तुम नहीं मानते और नहीं मानोगे क्योंकि तुम अच्छे बेटे हो, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने मेरे ऊपर जल्द हार मान ली। क्या मैं काम ना सीखता अगर वो मुझ पे ज्यादा मेहनत करते, अगर वो मुझे ज्यादा वक्त देते? अब्बा ने मेरे ऊपर वही तरीका अप्लाई करना चाहा जो वो तुम पे करते थे। हर बच्चा माहिर नहीं होता जो एक दफा की सुनी हुई बात को सीख ले। हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। मशीन की बिप बिप मुसलसल जारी थी, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें इल्जाम नहीं दे सका। जब तुम माँ के खिलाफ हो गए तब भी नहीं। मुझे अपनी माँ बहुत अजीज थी माहिर। उसके गिरते आंसुओं में तेजी आ गई थी। मेरी माँ से गलती हुई थी, बस मैंने उन्हें बहुत शुरू में माफ कर दिया था। उसका इल्जाम भी मैं शम्स को देता हूँ। माँ या तुम्हें मैं कभी गलत नहीं समझ सका। ये बियर बॉल की मजबूरी है। उसने सर उठा के स्याह शीशे में अपना अक्स देखा और दोनों हथेलियों से चेहरा रगड़ा। मैं तुम्हें पैसा बनाने की मशीन नहीं समझता। मुझे तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए होते हैं। शायद तुम मुझे स्पॉइल करना छोड़ दो तो मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। तुम भी मुझे स्पॉइल करते हो माहिर। अब्बा की शर्त थी कि मैं किसी की मदद के बगैर अपना कारोबार सेट करूंगा, लेकिन वो तलखी से धीरे से हंसा। मेरी बेकरी एक फ्लॉप बेकरी है, लेकिन जब कोई बड़ा ऑर्डर अचानक से आता है, मैं समझ जाता हूँ कि ये तुम्हारा कोई कारपोरेट सेक्टर का दोस्त है जिससे तुमने मेरी बेकरी की सिफारिश की है। मुझे सब समझ में आता है माहिर। मैं बस कहता नहीं हूँ, और जो मैं कहता हूँ वो दिल से नहीं कहता। वो अब माहिर की बंद आंखों को देख के कह रहा था। हल्की बड़ी शेप, नील जख्म के निशान, उसके सांस लेने की हल्की हल्की आवाज। मैं वो सब इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे तुम पे गुस्सा आता है। जब तुम हलाल को जिंदा ढूंढने की बात करते हो, वो नहीं है माहिर, वो नहीं मिलेगी। मुझे तब भी गुस्सा आता है जब तुम कशमाला और उसके मसलों के पीछे भागते हो, क्योंकि मैं मालिक की तरह खुद गर्ज हूँ। आंसू फिर से आंखों में जमा होने लगे। हम दोनों तुम्हें सिर्फ अपने लिए चाहते हैं। जैसे मालिक चाहता है कि तुम लंदन चले जाओ, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इस्तांबुल रहो मेरे साथ। उसने फिर से सर झुका लिया। आंसू अब ज़ारों कतार गिर रहे थे। अब्बा, माँ, हलाल, मेरी सारी फैमिली खत्म हो चुकी है। ऊपर से तुम्हारा एक्सीडेंट। मैं 3 दिन से नहीं सो सका, ये सोच के कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। उसकी आवाज में बेयकीनी थी, खौफ था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता माहिर? क्या करते? सारी जायदाद अपने नाम करवा लेते और क्या करते? वो बंद आंखों से बुड़बुड़ाया। बियर बॉल फरीद ने करंट खा के गर्दन सीधी की। आंखें खुली की खुली रह गई। तो तुम मुझे सुन सकते हो? कोमा में नहीं हूँ, जिंदा हूँ। सोने की कोशिश कर रहा था और तुम बोले जा रहे हो। वो बंद आंखों से बरहमी से कह रहा था। बियर बॉल का मुंह खुल गया। चंद लम्हे लगे उसे समझने में, और फिर उसने जल्दी से चेहरा साफ किया। मैं ये सब ऐसे ही। नर्स को बुलाओ, मुझे कुछ चाहिए। पेन किलर, नींद की दवा। उसकी उकताहट बड़ी आवाज में कराह धार आई थी। बियर बॉल के आबरू खुफगी से इकट्ठे हुए। पैर पटक के उठा। जहर के बारे में क्या ख्याल है? थोड़ा सा ला दूं? माहिर ने आंखें खोली। इनमें सारे जमाने की बेजारी थी। बद वक्त उसने आईवी लाइन लगाकर एक हाथ उठाया। बियर बॉल उसके हाथ को देखने लगा। माहिर ने इंगश्त शहादत बुलंद की। इशारा दरवाजे की तरफ था। बियर बॉल मैं सर झटकता पलट गया और दरवाजे तक आया। एहतियात से तार अबूर की, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। पहले आंखें साफ की, फिर खनकार के अपनी आवाज दुरुस्त की। उसके बाद चेहरे पे नॉर्मल मुस्कुराता हुआ तासुर लाया
और दरवाजा खोला। बाहर कान लगाए खड़ी शबनम बेइख्तियार गिरते गिरते बची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसका चेहरा एकदम सुर्ख हुआ। शबनम ने बदवक्त दीवार का सहारा लिया, फिर ऐनक के पीछे से उसे नाराजी से घूरा। मैं 3 दिन से नहीं सोया, मुंह बगाड़ के बियर बॉल की आवाज निकाली। इस लंबे काउच पे लगातार 6-6 घंटे कौन सोता रहा है? हाँ, तुम सब एक जैसे हो, मैं किसी से बात नहीं करूंगा अब। वो खफा खफा सा बुड़बुड़ाता हुआ कॉरिडोर में आगे बढ़ गया। कशमाला के कमरे के एक कोने में हीटर दहक रहा था। उसके सामने बिछे कंबल पे जख्मी फाख्ता लेटी थी। वो घुटनों के बल जमीन पे बैठी फिक्रमंदी से उसको देख रही थी। मोइद साथ बैठा उसकी पट्टी का जायजा ले रहा था। फिर उसने सर उठाया तो वो उम्मीद से उसे देखने लगी। उसको वेट के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, ये रास्ते में ही मर जाएगी। ऐसे ना कहो, इसको बस गर्म रखो, शायद ये आंखें खोल दे। अब वो नरमी से बोला तो माला ने चेहरा झुका के उसे देखा। उसकी आंखें नीम हुआ थी। अब वो आवाजें नहीं निकाल रही थी, बस यूं ही लेटी थी। तुमने कुछ सोचा? मैं अभी लाहौर छोड़ना नहीं चाहती मोइद, तुम बेहतर महसूस करोगी। सोच के तो देखो, आराम से, कोई प्रेशर नहीं है। वो फीका सा मुस्कुरा दी और सर हिला दिया। मोहित के जाने के बाद दरवाजा हल्का सा बजा तो उसने गर्दन मोड़ के देखा। माही चौखट पे खड़ी थी। हूर सो गई। माही झड़झड़ी लेती अंदर आई। उसके हाथ में चॉकलेट्स थी। कबीरा ताई के सारे जिन एक तरफ और ये एक जिन दूसरी तरफ। बारी बारी दोनों कानों को छुआ। मुझसे एक नहीं संभलती और माँ ने ना जाने कैसे हम 3 पाले होंगे। वो खिड़की के साथ रखे काउच पे तकान से ढेर हो गई और चॉकलेट गोद में रख के खोलने लगी। क्या ये जिंदा है? तारहम कंबल पे लेटी फाख्ता को देखा जो अध खुली आंखों से उसी तरफ देख रही थी जहां माही बैठी थी। माला ने इस बात में सर हिला दिया। उसके चेहरे पे उदासी थी। ज़ियाद कल तुम्हारे साथ स्कूल जाएगा, वादा करके गया है। फिर उसने बज़ाहिर लापरवाही से कंधे उचकाए। ना भी गया तो मैं अकेली चली जाऊंगी। वैसे अच्छा है ज़ियाद, नरम मजाज और बात मानने वाला। वो चॉकलेट दांत से कुतरते हुए कह रही थी। सच बताऊं तो पहले मुझे इतना पसंद नहीं था वो, लेकिन इतने अरसे बाद उसे देखा है तो अच्छा लगा है। वो चेहरा झुकाए जख्मी फाख्ता के पार पर 2 उंगलियां फेरती रही। माही बगौर उसके तासुरात देख रही थी। तुम उसको इनकार करके पछता रही हो? नहीं। उसने गहरी सांस लेकर सर नफी में हिलाया। ज़ियाद मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। वो अपनी पुप्पो की बेटी का मुकद्दर था, उसी को मिलेगा। मुझे लगता है वो शायद अपने अब्बू की वजह से कर रहा है, वरना वो अब भी तुम्हें पसंद करता है। माही सोच सोच के बोल रही थी। वरना वो क्यों तुम्हारे साथ स्कूल जा रहा है? शायद वो तुम्हारे करीब रहने का बहाना ढूंढ रहा है। वो एक अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। फिर उसने माही की गोद में रखी चॉकलेट्स को देखा और मुस्कुरा दी। ज़ियाद की लाई हुई चॉकलेट्स अच्छी लगी हैं तुम्हें? माही ने कभी चॉकलेट्स और गॉसिप को इनकार नहीं किया। वो मजे से मुस्कुराई, फिर एक उसकी तरफ बढ़ाई। खा लो, मेरा तो सिर्फ बहाना है, असल में वो तुम्हारे लिए ही लाया होगा। उसने मुस्कुरा के नफी में सर हिलाया। मुझे नहीं पसंद चॉकलेट्स, और तुम भी कम खाओ। इतना वजन कैसे कम करोगी? वजन ना याद दिलाओ यार। माही ने बुरा मुंह बनाया और चॉकलेट नीचे कर ली। चंद लम्हे के लिए सोचती रही। ना किसी की शादी करीब आ रही है, ना ही किसी ने अब मुझे पसंद करना है। छोड़ दो वजन को। दोबारा से चॉकलेट उठा ली और बड़ी सी बाइट ली। बस दाने ना निकले, बाकी खैर है। वो मजे से चॉकलेट खाते हुए कह रही थी। बस दाने ना निकले। फाख्ता के परों पे हरकत करता उसका हाथ थम गया। अलबत्ता उसने सर नहीं उठाया, बस उस नन्हे परिंदे के सुरमई वजूद को देखे गई। बस दाने ना निकले। फाख्ता के सुरमई परों के दरमियान सफेदी थी। वो सफेद धीरे धीरे सारे मंजरनामे पे गालिब आने लगी, यहाँ तक कि इर्द गिर्द सब कुछ सफेद हो गया। फिर सफेदी में चंद भूरे ब्लॉक्स उभरने लगे, यहाँ तक कि वो चंद डेस्क बन गए और जो कतार में रखे थे। एक डेस्क के पीछे बेंच पे स्कूल यूनिफॉर्म पहने ऊंची पोनी बनाए एक लड़की बैठी कॉपी पे कुछ लिख रही थी। उसकी झुकी आंखें सबज थी और सफेद गुलाबी चेहरे पे बहुत से दाने निकले थे। दफ्तर उसे महसूस हुआ कि कोई करीब आया है। नजर उठा के देखा तो एक लड़की अपना बैग लिए उस तरफ आ रही थी। सबज आंखों वाली लड़की मुस्कुरा के एक तरफ खिसक गई और साथ जगह बना दी। अब वो उम्मीद से नई बच्ची को देख रही थी।
वो भी करीब पहुंची सी थी कि अगली नशिस्त पे बैठी लड़की एकदम पलटी। उसके बालों पे गुलाबी हेयर बैंड लगा था और उसकी आंखों में एक मुख्तलिफ सी चमक थी। उसके पलटते ही सब्ज आंखों वाली लड़की की मुस्कुराहट गायब हुई, चेहरे पे खौफ सा उभरा। तुम यहाँ बैठोगी? कशमाला के साथ गुलाबी हेयर बैंड वाली लड़की चमकीली आंखों से मुस्कुराई। वो सांस रोके उसे देख रही थी। हाँ, क्यों? सोच लो, फिर तुम्हें भी ऐसे दाने निकल आएंगे। एक कहका साथ ही गूंजा। सब्ज आंखों वाली लड़की का सर मजीद झुक गया। कॉपी पे रंग भरती पेंसिल में तेजी आ गई। तुम मेरे साथ वैन को वोट चलो। आवाज पे वो चौंकी। जहन किसी गहरी खाई से निकला था। सोफे पे पैर ऊपर किए बैठी माही चॉकलेट खाते हुए कह रही थी, मोहित कहता है इस्तांबुल चलो, तुम कहती हो वैन को वोट चलो। क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? मुझे अपनी जिंदगी सेट करने दो यार। वो एकदम चिड़चिड़ेपन से कह के वहां से उठ गई थी। माही ने हैरत से उसे देखा। उसे एकदम से क्या हुआ? फिर कंधे उचका के चॉकलेट दांत से कुतरने लगी। उस सुबह रूम नंबर 555 के बाहर लगे काउच पे बियर बॉल फरीद खामोशी से बैठा मोबाइल देख रहा था। जब ब्लॉक हील्स आवाज सुनाई दी, उसने सर मजीद झुका लिया। तुम्हारी स्पेनिश लाते कोकोनट मलिक के साथ। शबनम ने मुस्कुरा के 2 कप सामने रखे। बियर बॉल ने सर नहीं उठाया तो उसने एक कप उसकी तरफ धकेला। वो तकलीफ में है बियर बॉल, वो समझाने वाले अंदाज में कहने लगी, इसलिए चिड़चिड़ा हो रहा है, वरना उसे तुम्हारे जज्बात की कदर है। बियर बॉल ने रुख मजीद फेर लिया और उंगलियां पैड पे तेजी से चलने लगी। मेरे पास एक आइडिया है। उसका चेहरा बगौर पड़ रही थी। वहां कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना हुआ उस लड़की को कॉल करने के लिए। उसने बात मुकम्मल की ही थी कि बियर बॉल ने तेजी से गर्दन मोड़ी। कैसे? शबनम ने मुस्कुरा के कोट की जेब से टूटी स्क्रीन वाला फोन निकाल के सामने लहराया। हमें माहिर का पासकोड मालूम नहीं है, ना वो हमें अपना फोन खोलने देगा। जानती हूँ, लेकिन सीरी ये नहीं जानती। शबनम की आंखें चमकी। सीरी मिलती जुलती एक ही सनफ की आवाज को अपने मालिक की आवाज ही समझती है। उसने फौरन फोन बियर बॉल की तरफ बढ़ाया तो वो चौंका, फिर फोन थाम के चेहरे के करीब किया। हाय सिरी, हाय सिरी, आवाज को कदरे गंभीर करके बोला। फौरन जवाब आया, यस। वो दोनों मुस्कुरा दिए। अब इस लड़की का नाम लो और उसे कॉल करो। बियर बॉल की मुस्कुराहट मादूम हुई। माहिर अपने फोन पे नंबर्स असल नाम से महफूज नहीं करता था। मुझे नहीं मालूम उसने उसका क्या नाम रखा हुआ है। ओह, शबनम का जोश झाग की तरह बैठ गया, लेकिन वो एकदम सीधा हुआ। दिमाग तेजी से चलने लगा। मुझे मालूम है कि माहिर ने उसकी बहन का नंबर किस नाम से महफूज किया था। उसका चेहरा चमक उठा। हाय सिरी, मोबाइल होंठों के करीब करके बोला। कॉल 1 in 50, कॉलिंग 1 in 50। फौरन से तामील हुई। बियर बॉल ने मुस्कुरा के स्पीकर ऑन किया और पीछे होके बैठते हुए कॉफी उठा ली। वो भी पुरजोश सी हो बैठी थी। चंद लम्हे वो दोनों तवील घंटी सुनते रहे, फिर दूसरी जानिब से कॉल काट दी गई। मुस्कुराहट इन दोनों के चेहरों से गायब हो गई। शबनम के माथे पे बल पड़े और उसने तेजी से उसके हाथ से फोन लिया। लगता है माहिर बे को कोई पसंद नहीं करता। बड़े मूड से कहते हुए उसने अपनी कॉफी उठा ली। मैं 10 मिनट तक आपके घर के बाहर होऊंगा। जिस वक्त जियाद का मैसेज आया, वो आईने के सामने खड़ी लंबे बालों को ऊंची पोनी में बांध रही थी। तभी निगाह दाएं गाल पे पड़ी। वहां एक सुर्खी गुलाबी सा दाना निकल रहा था। ओ नो! उसने कोफा से सिंगार मेज का दरवाजा खोला, एक पैकेट बाहर निकाला जिसमें बहुत से पिंपल स्टिकर्स रखे थे। एक नन्हा सा गोल स्टिकर उतार के दाने पे चिस्पा किया और फिर गहरी सांस ली। दिल की धड़कन को चंद लम्हे के लिए बेतरतीब हुई थी, अब नॉर्मल होने लगी। उसने तनकीदी नजरों से गाल पे लगे स्किन कलर के स्टिकर को देखा। वो इतना ही बुरा लग रहा था जितना के दाना, लेकिन बस चंद घंटे की बात है और फिर ये गायब हो जाएगा। दोबारा नहीं, प्लीज अल्लाह ताला, दोबारा नहीं। खुद को तसल्ली देते हुए उसने सन ग्लासेस माथे पे अटकाए और एक आखिरी नजर खुद पे डाली। वो स्याह शॉर्ट शर्ट और स्याह खुले ट्राउजर में मलबूस थी। सफेद दुपट्टे को गर्दन के गिर्द लपेट के उसने दोनों पल्लू सामने गिरा रखे थे। वो तैयार थी। वो अपने पुराने स्कूल जाने के लिए मुकम्मल तैयार।
कमरे से बाहर निकलते हुए कंधा चौखट से ठुकराया तो वो रुकी, तकलीफ से आंखें बंद की। बंद आंखों के पार एक धुंधली सी राहदारी दिखाई दी। ऊंची पौनी वाली लड़की सर झुकाए, कंधे पे बैग लटकाए चलती जा रही थी कि किसी का कंधा उससे जोर से टकराया। उसने चौंक के सर उठाया। सांस से गुजरती गुलाबी हेयर बैंड वाली लड़की धीरे से बोली थी, पिंपल्स, और हंस के आगे बढ़ गई। उसका झुका सर मजीद झुक गया। फोन की तेज घंटी ने उसे जैसे किसी ख्वाब से जगाया। जहन से तमाम यादों को झटकती कशमाला बाहर निकली तो देखा आवाज किचन से आ रही थी। ये माही के मोबाइल की ओल्ड फोन रिंगटोन थी। माही, तुम्हारा फोन बज रहा है, वो इतला देकर खारजी दरवाजे की तरफ भाग गई। जियाद पहुंचने वाला था। माला यार देख लो किसका फोन है, अब्बाद का होगा, माही ने अपने कमरे के खुले दरवाजे से सर निकाल के कहा। उसका लहजा चिड़चिड़ा और हुलिया ओल जलोल सा था। पस मंजर में हूर के रोने की आवाज आ रही थी। माला ने एक तारहम भरी निगाह उस पे डाली और कदमों का रुख किचन की तरफ मोड़ लिया। काउंटर पे रखा फोन मुसलसल चिंगार रहा था। उसने हाथ बढ़ा के फोन उठाया और उसे लिए आगे बढ़ने ही लगी थी कि निगाह स्क्रीन पे पड़ी। माहिर फरीद कॉलिंग। सारी दुनिया लम्हे भर के लिए रुक से गई। हूर का बिलक बिलक के रोना, फोन की मुसलसल बजती घंटी, माही के चलाने की आवाज, यार कोई मुझे मेरा फोन ला दे या इसको साइलेंट कर दे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ 3 अल्फाज स्क्रीन पे जगमगा रहे थे, माहिर फरीद कॉलिंग। क्या मुसीबत है? माही उकताई सी किचन तक आई, फिर माला को देख के उसके तासुरात बदले। वो फोन हाथ में लिए शाल से खड़ी थी। माँ बैयना मोबेन का माथा ठुनका। किसका फोन है? माला ने आंखें उठाई तो उसकी नजरों में कुछ था, कुछ ऐसा जो माही ने पहले नहीं देखा था। उसने कुछ कहे बिना स्क्रीन सामने की। माही के माथे से शिकने गायब हुई, सांस रुक सा गया। उसका नंबर तुम्हारे फोन में क्यों है? वो आंखों में बेयकीनी लिए पूछ रही थी। माही ने तेजी से उसके हाथ से फोन लिया और जोर से कॉल काटी। माही, मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्यों पूछ रही हो? वो एकदम चटक के बोली। मैं आजाद इंसान हूँ, मुझे किसी से बात करने के लिए तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए। वो चंद लम्हे के लिए कुछ बोल नहीं सकी। चेहरे पे बस एक शुशद्दर सा तासुर रकम था। तुम उससे राब्ते में हो? अगर हूँ तो इसमें क्या गलत है? वो कदरे फीकी पड़ी लेकिन लहजे की तेजी बरकरार रही। माला के तासुरात शौक से दुख में बदलते गए। मैंने तुम्हें मना किया था, तुम इस आदमी या उसके खानदान से दूर रहोगे। उसने मुझे धोखा दिया, सीने पे उंगली से दस्तक दी, मेरा रेस्तुरां मुझसे छीना, मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया और मेरी बहन उससे राब्ते में है। वो बेयकीनी से माही को देखते हुए चंद कदम पीछे हटी। ये वफादारी है तुम्हारी मेरे साथ? मलामती नजरें उस पे जमाए सर नफी में हिलाया और तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गई। माही ने उसे पुकारने के लिए लब खोले, फिर जोर से पैर पटका। उफ, अब क्या करूं? उसने परेशानी से सर दोनों हाथों में थाम लिया। सब कुछ खराब हो गया। उफ। हूर के रोने की आवाज सुनाई दी तो वो एक गसीली नजर फोन पे डाल के उस तरफ भागी। इस कम वक्त को तो मैं बाद में पूछूंगी। कहाँ इतने दिन से राब्ता नहीं किया और कहाँ बिन बताए कॉल कर ली। वो बाहर निकली तो नवंबर की सर्द हवा नाक से टकराई। उसने जैकेट नहीं पहनी थी, अभी इतनी सर्दी नहीं थी और माही से बात करके वैसे ही जिस्म उबल रहा था। जियाद ड्राइंग सेट पे बैठा उसका मुंतजिर था। वो फ्रंट सीट पे बैठती तो चेहरा तमतमा रहा था और आंखें गुलाबी पा रही थी। आपको बहुत जहमत दी मैंने, रस्मन कहते हुए वो सर झुकाए सीट बेल्ट बांधने लगी। नहीं, मैं लंच ब्रेक तक फारिग था। और जियाद ने मुस्कुरा के कार स्टार्ट करते हुए उसकी तरफ देखा तो चौंका। आप ठीक हैं? तशवीश से पूछा। पता नहीं। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। आंखों के किनारे भीगने लगे थे। माँ याद आ रही हैं, वो नरमी से पूछ रहा था। उसने बाहर देखते हुए सर हिला दिया। आप अगर यूं अपसेट होंगी तो आपके बहन भाइयों को हिम्मत कौन दिलाएगा? आप तो इतनी बहादुर हैं, मैं क्यों बनूं बहादुर? वो एकदम से फट पड़ी। सब कहते हैं तुम बहादुर हो, कोई मुझसे क्यों नहीं पूछता कि मैं बहादुर बनना चाहती भी हूँ या नहीं? वो एकदम फट पड़ी। माँ की बीमारी पे सब ने कहा तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें सबको जोड़ के रखना है। यही कहा था सब ने जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी। कशमाला, तुम बड़ी हो, तुमने सबको संभालना है। क्यों? मैंने अपने लिए बड़ी बहन का रोल नहीं चुना था।
कोई अपनी मर्जी से बड़ा नहीं बनता, सब हमें जबरदस्ती बहादुर बनाते हैं। वो सामने देखते हुए भीगी आंखों से कह रही थी। वो तहम्मुल से उसे सुन रहा था। मोहित सिर्फ अपना सोच रहा है, लड़का है ना, जहां दिल चाहा मुंह उठा के चला गया। और माही, उसका लहजा रंधने लगा। जब जिम्मेदारी की बात हो तो मैं बड़ी बहन बन जाती हूँ, लेकिन जब मेरी बात का मान रखने का मामला हो तो वो अपनी मर्जी करती है। सब यहाँ अपनी मर्जी करते हैं। उसने नाक से गीली सांस अंदर खींची की। लड़ाई हुई है बहन से? ये दोनों सब फैसले अपनी बेहतरी सोच के लेते हैं, मेरी नहीं। मैं उनके लिए क्या क्या करती हूँ किसी को एहसास नहीं है। बोल बोल के उसका गला खुश्क होने लगा। आंसू लड़क के गाल पे लगे पिंपल स्टिकर को भुगोने लगे। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे यकीन है कि ये सिर्फ कोई गलत फहमी होगी जो जल्द दूर हो जाएगी। वो नरमी से कह रहा था। वो चंद लम्हे गहरे सांस लेती रही, फिर टिश्यू से आंखें साफ की। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। अब जाके एहसास हुआ। आप चाहें तो हम फिर किसी दिन भी जा सकते हैं। उसने फराख दिली से पेशकश की, लेकिन कशमाला ने सख्ती से सर नफी में हिलाया। नहीं, मुझे और देर नहीं करनी। मैं तंग आ गई हूँ इन अनदेखी चीजों से। मुझे जल्द अज जल्द इस सब से निकलना है और शकूर मेरा वाहद क्लू है। ज़ियाद ने इस बात में सर हिला दिया और कार रिवर्स करने लगा। हर कुछ दिन बाद माहिर फरीद का एक नया कारनामा मालूम होता है। वो खिड़की से बाहर देखते हुए उलझी उलझी सी सोच रही थी। उसे तो फन आता है जहनों को मैनिपुलेट करने का। ना जाने माही से क्या कहता होगा और वो उसकी बातों पे यकीन कर लेती होगी। उफ। स्कूल बिल्डिंग सुर्ख ईंटों से बनी थी और उसके चारों इतराफ में सरसब्ज खुले लॉन थे। सर्द हवा से उसकी ऊंची पोनी दाएं बाएं झूल रही थी। वो दोनों साथ साथ चलते इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। ज़ियाद कुछ कह रहा था, लेकिन उसकी समात काम नहीं कर रही थी। जहन में बहुत सा शोर था और निगाहों के सामने बहुत से मनाजर किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। दफ्तर वो चलते चलते रुकी। इर्द गिर्द स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियां चली जा रही थी। वो रुक के एक ऊंची पोनी वाली लड़की को देखने लगी जो साथ से गुजर के लॉन की तरफ जा रही थी। वो मुड़ी तो कशमाला भी मुड़ के उसे देखने लगी। उस लड़की का दानों से भरा चेहरा झुका था और हाथ में एक कागज था जिसे लिए वो तेज तेज कदम उठा रही थी। उससे चंद कदम आगे एक सफारी सूट में मलबूस साहिब चल रहे थे। सर सतार, लड़की ने झिझकते हुए पुकारा। वो रुके और उसकी तरफ पलटे। कमर पे हाथ बांधे वो मूंछों और बारोब चेहरे वाले उस्ताद थे। सर, मैं आपको कुछ दिखा सकती हूँ। कम उम्र लड़की की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। उसने जल्दी से कागज उनकी तरफ बढ़ा दिया। ये मैंने बनाया है। उम्मीद से उनका चेहरा देखते हुए खुश्क लबों पे जुबान फेरी। उन्होंने कागज थामा और उसे ऊंचा किया। उस पे सुर्ख ईंटों वाली इमारत बनी थी। स्टार साहिब ने निगाह उठा के सामने नजर आती स्कूल की इमारत को देखा, फिर वापस कागज को। वो हूबहू उसका अक्स थी। अब के उन्होंने इस कम उम्र लड़की को देखा जो सांस रोके उनको देख रही थी। आपके मिड टर्म्स में चंद हफ्ते रह गए हैं कशमाला। अगर आप अपना कीमती वक्त इन बेकार पेंटिंग्स में लगाएंगी तो इम्तिहान की तैयारी कौन करेगा? ये फारिग दिनों में करने वाले काम होते हैं। सख्ती से कह के कागज वापस थमाया। उसके चेहरे की जोत बुझ गई। सफारी सूट वाले साहिब आगे बढ़ गए। वो सर झुकाए वहीं खड़ी रह गई। कशमाला उसके करीब बोला तो वो चौंकी। मंजर फिजा में तहलील हो गया। आसपास कोई भी नहीं था। वो दोनों तन्हा स्कूल की इमारत के सामने खड़े थे। आपको अपना स्कूल पसंद है? वो राहदारी में साथ साथ चल रहे थे जब ज़ियाद ने पूछा। किसी को अपना स्कूल दिल से पसंद नहीं होता ज़ियाद। हर स्कूल के साथ तकलीफ दे यादें जुड़ी होती हैं। कैसी तकलीफ? अब तो हमेशा से अच्छी स्टूडेंट रही हैं। ज़ियाद ने ताज्जुब से उसे देखा। उससे दराज कद था। उसके कंधे के बराबर चलते भी माला को चेहरा उठा के उसे देखना पड़ता था। तकलीफ ग्रेड से नहीं होती, इन लोगों के रवैये से होती है जिनके हाथों में वालिदैन अपने बच्चे दे देते हैं ताकि वो उनकी शख्सियत साजी करें। लेकिन एक तलख मुस्कुराहट चेहरे पे दाढ़ आई। उनमें से अक्सर उस्तादों को खुद तरबियत की जरूरत होती है। उनको अंदाजा ही नहीं होता कि वो बच्चे की कच्ची शख्सियत को कैसे डैमेज कर रहे हैं। उस्ताद एक कम तनख्वाहदार तबका होता है। अपने घर की फ्रस्ट्रेशन, अपने महरूम जिंदगी का गुस्सा किसी पे तो निकालना होता है इन्हें।
मगर उसने नफी में सर हिलाया। कोई भी चीज ऐसे उस्ताद को जस्टिफाई नहीं कर सकती जो 40-50 साल की उम्र में एक टीनेज बच्चे से मुकाबला करे और मेहरबानी से पेश ना आए। कॉरिडोर में कुछ स्टूडेंट्स भी आते जाते दिखाई दे रहे थे। ऐसे में किसी कोने से खिलखलाहट गूंजी, कहीं से सरगोशी। वो पलट के नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वो मंजर किसी स्याह धुएं की तरह आसपास छाने लगा, यहाँ तक कि उसका वजूद उसके अंदर हर तरफ से घिर गया। सामने एक खाली क्लासरूम बना था, जिसमें एक सुरमई सफारी सूट वाले साहिब कुर्सी पे बैठे थे। वो चंद कागजात उलट पुलट कर रहे थे जब वो झिझकते कदम उनकी तरफ आते दिखाई दिए। उन्होंने चौंक के सर उठाया। सर, ये मेरा मिड टर्म्स का रिजल्ट है, उसने हल्की आवाज में कहते हुए एक कार्ड उन्हें थमाया। उन्होंने एक नजर उसे देखा और दूसरी नजर कार्ड पे डाली, फिर हाथ बढ़ा के कार्ड थामा। उनकी कलाई में एक चमकती हुई सुनहरी घड़ी थी जिसपे नन्हे हीरे जुड़े थे। वो बिना पलक झपके उनके चेहरे को देख रही थी। 95%? छी! उन्होंने मायूसी से नफी में सर हिलाया। आप जैसी स्टूडेंट के 98% से कम नहीं आने चाहिए। आप इससे ज्यादा मेहनत कर सकती थी। और मसरूफ से अंदाज में कार्ड वापस थमा दिया। उसके चमकते चेहरे पे कुछ बुझ सा गया। अगली दफा ज्यादा मेहनत करना, उसने सर इस बात में हिलाते हुए कार्ड कमर के पीछे कर लिया। हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी। सबको ऐसे ही उस्ताद मिलते हैं कशमाला, उसकी आवाज उसे वापस हाल में खींच के लाई। वो दोनों खाली कॉरिडोर में खड़े थे और जियाद कह रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे टॉक्सिक उस्तादों के बावजूद शख्सियत पे कोई धब्बा लिए बगैर जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। पता नहीं क्यों उससे पूछ रहा था, या शायद खुद से, क्योंकि वो हमारी तरह उस उस्ताद में किसी और को नहीं तलाश कर रहे होते। वो सरगोशी में बोली थी। जियाद ने चौंक के उसे देखा, मगर वो आगे बढ़ गई थी। उसका रुख एक ऑफिस की जानिब था। शकूर को इस स्कूल से गए कई बरस बीत चुके थे। वो दोनों एक ऑफिस में बैठे थे, दो लकड़ी की कुर्सियों पे हाथ साथ साथ मेज के उस पार ऐनक लगाए बैठी थी। उनके पीछे बुक शेल्फ और ओपन कैबिनेट्स में फाइल्स रखी नजर आ रही थी। आपको मालूम है वो कहाँ होगा? चाय के कप आए रखे थे, लेकिन इन दोनों ने उनको नहीं छुआ था। मेरे पास उसके घर का पुराना पता है, मालूम नहीं वो वहां होगा या नहीं। वो चंद कागजात इधर उधर करने लगी, फिर ऐनक के पीछे से उन्हें देखा। अभी ढूंढना मुश्किल होगा, मैं आपको बाद में मालूम करके मैसेज कर दूंगी। उन्होंने फाइल बंद की और फिर बारी बारी दोनों के चेहरे देखे। आपने जब कॉल की तो मैंने मिस समरीन से आपके बारे में पूछा था। उन्होंने बताया कि आप इसी स्कूल में पढ़ी हैं और अब इस्लामाबाद में एक कामयाब रेस्टोरेंट चला रही हैं। हमारे स्कूल को आप जैसे स्टूडेंट्स पे बहुत फख्र है और मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरी कामयाबी में मेरे स्कूल का कोई हाथ नहीं है। वो संजीदा नजर आ रही थी। उनकी मुस्कुराहट गायब हुई, आंखों में नासमझी उभरी। शकूर ने जॉब क्यों छोड़ी थी? जियाद ने जल्दी से बात संभाली। वो जो उसकी बात पे सोचने लग गई थी, अब के लापरवाही से कंधे उचकाए। उसने स्टार साहिब की डायमंड वॉच चुराई थी, इसलिए उसे जॉब से निकाला गया था। स्टार साहिब कौन? स्कूल के प्रिंसिपल। जवाब माला की तरफ से आया। उसके लहजे में बहुत से गिले थे। बहुत ही काबिल उस्ताद थे वो। खातून के चेहरे पे फखरिया मुस्कुराहट धार आई, इंतहाई गैर मेहरबान। और वो जो तेजी से कहने लगी थी, अपने जूते से उसका जूता टुकराने पे खामोशी हो गई। जियाद ने उस पे एक तंबीही नजर डाली और फिर वापस खातून की तरफ मुतवज्जा हुआ। यानी शकूर एक चोर था? बहुत पुरानी बात है, अब ठीक से याद भी नहीं। वैसे वो ईमानदार आदमी था। शायद सर सितार गुस्से में थे। उन्होंने बेपरवाही से शाने उचकाए। उनके अंदाज में अब कशमाला के लिए नापसंदीदगी सी थी। मैं एड्रेस ढूंढ के मैसेज कर दूंगी। आज आपका मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। वापसी पे कॉरिडोर में चलते हुए जियाद सुल्तान खनकारा। वो खामोशी से सीने पे बाजू लपेटे आगे बढ़ती गई। मैं आपको इसलिए टोक रहा था क्योंकि इस रवैये पे वो हमें कभी भी शकूर का एड्रेस नहीं देंगी। वो नरमी से कहने लगा, लेकिन वो खामोश रही। वैसे शकूर कैसा आदमी था? क्या वाकई उसने चोरी की थी या इल्जाम लगा था? कुछ देर बाद जियाद ने बात करने की एक और कोशिश की। इल्जाम लगा था। आपको कैसे मालूम? वो चौंक के उसे देखने लगा। कशमाला के कदम थमे। फिर वो गहरी सांस लेकर जियाद की तरफ पलटी तो उसकी आंखों में जवाब के साथ और भी बहुत कुछ था। क्योंकि मैं इस इल्जाम का हिस्सा थी। उसकी जॉब जाने उसकी जिंदगी खराब करने वालों में एक मैं भी थी।
वो चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सका। नामुमकिन। ज़ियाद ने नफी में सर हिलाया। अब ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अपना स्कूल किसी को दिल से पसंद नहीं होता ज़ियाद, क्योंकि उसके साथ तकलीफ दे यादें जुड़ी होती हैं। वो उदासी से मुस्कुराई और वो उसे देख के रह गया। ये इस्तांबुल की एक सर्द शाम थी। चंगेज हॉस्पिटल की इमारत में दाखिल हुआ तो उसने जैकेट पहन रखी थी और सर्दी से नाक सुर्ख हो रही थी। वो मतलूबा फ्लोर पे जैसे ही लिफ्ट से उतरा, सामने रूम 555 के बाहर सोफे पे तन्हा बैठा बियर बोल नजर आया। उसके तासुरात बिगड़े बिगड़े से थे। यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर आधे शहर के बैठने की जगह है। वो ताज्जुब से उसे देखता करीब आया तो बियर बोल ने एक नाराज नजर उस पे डाली। फूल इकट्ठे करते करते थक गया था। कैसे फूल? वही जो माहिर बे के मुंह से झाड़ रहे हैं। साथ ही आबरू से अंदर जाने का इशारा किया। चंगेज सर झटक के आगे बढ़ गया। दरवाजा खोला तो देखा वो तार आज भी रास्ते में थी। उसे एहतियात से अबूर किया और अंदर आया। पहले सिटिंग रूम बना था जिसकी मेज फूलों से भर चुकी थी। आगे कमरे का दूसरा हिस्सा था जिसपे माहिर का बेड रखा था। साथ काउच पे ज़ारा बैठी थी। पीछे खिड़की के ब्लाइंड्स हटे थे और एक नैलगू शाम फैली दिखाई देती थी। ये हॉस्पिटल के कमरे से ज्यादा होटल स्वीट लगता था। माहिर बेड पे सरहानों से टेक लगाए टांगे लंबी किए बैठा था। उसकी एक टांग हनूज प्लस्तर और पट्टियों में जकड़ी थी। चेहरे पे जमाने भर की बेजारी और माथे पे बाल थे। एक तरफ शबनम खड़ी थी और दूसरी तरफ काउच पे बैठी ज़ारा नरमी से कह रही थी, यह मुमकिन नहीं है माहिर, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। चंगेज खामोशी से कदम उठाता बेड की पाइंती तक आ रुका। बियर बॉल भी उसके पीछे था। मैं तमाम काम मुकम्मल जिम्मेदारी से संभाल रही हूँ। फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आबरू इकट्ठे किए बरहमी से बोला। चंगेज ने बगौर उसका चेहरा देखा। वो चिड़चिड़ा सा लग रहा था। बाल माथे पे बिखरे थे और चेहरे के नील अब भूरे हो चुके थे। मैं ऑफिस से वापसी पे तुम्हारी खैरियत मालूम करने आई हूँ। ज़ारा ने बदवक्त लहजे की नरमी बरकरार रखी। फिर उसे नौवारिद की मौजूदगी का एहसास हुआ तो नजरें मोड़ी। पाइंती के साथ खड़े चंगेज को देखा जिसने आम सी शर्ट पहन रखी थी और गर्दन में पुलिस बैज चेन के साथ लटक रहा था। उसके चेहरे पे नापसंदीदगी फैली, हल्का सा खनकारी। कमरे में इतना रश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ज़ारा, तुम चली क्यों नहीं जाती? बियर बॉल मुस्कुरा के बोला तो ज़ारा के माथे पे बल पड़े। वो पर्स और सफेद कोट उठा के उठ खड़ी हुई और एक आखिरी नजर माहिर पे डाली। तुम्हारी गैर मौजूदगी में कैफ मेरी जिम्मेदारी है, ओके? भरोसा करो मुझ पे, मुस्कुरा के कहा और आगे बढ़ गई। इन दोनों ने एक तरफ हट के उसे रास्ता दिया। वो एक घूरती नजर उन पे डाल के आगे बढ़ गई। बियर बॉल ने गर्दन मोड़ के उसे जाते देखा और फिर चौखट पे रखी तार को ज़ारा ने एहतियात से अपने लॉन्ग बूट्स से उसको अबूर किया और बाहर निकल गई। बियर बॉल के चेहरे पे मायूसी फैल गई। तुम अपने ड्यूटी आवर्स में यहाँ क्या कर रहे हो? माहिर फरीद की तवज्जो का मरकज अब चंगेज था। तुम्हारी खैरियत पूछने आया हूँ। फोन पे पूछ सकते थे, आने की क्या जरूरत थी? गवर्नमेंट तुम्हें हर घंटे की तनख्वाह देती है। इसी खराब मूड से कह के उसने सर झटका। ये रहे तुम्हारे हिस्से के फूल। बियर बॉल ने मुस्कुरा के उसके कान के करीब सरगोशी की। और तुम्हें कुछ कहा है मैंने? वह अब शबनम से मुखातिब था जो बेड के दूसरी जानिब खड़ी थी। शबनम ने एक नजर बियर बॉल को देखा जिसने खफीफ अंदाज में गर्दन दाएं से बाएं हिलाई, फिर वापस माहिर को। मैं आपकी बात नहीं मान सकती। माहिर चंद लम्हे उसे घूरता रहा। जानती हो नई सेक्रेटरी ढूंढने में कितनी देर लगती है? उसके लिए पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना जरूरी है। शबनम ने मासूमियत से पलकें झपकाई। मसला क्या है? माहिर को क्या चाहिए? आपके चंगेज उकता सा गया था। माहिर अपना लैपटॉप और ग्राफिक टेबलेट मांग रहा है क्योंकि इसे काम करना है। बियर बॉल गहरी सांस लेकर बताने लगा। और हम इतनी देर से माहिर को ये समझा रहे हैं कि डॉक्टर ने इनको मुकम्मल रेस्ट का कहा है। काम करना इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और माहिर बे हमारी और डॉक्टर्स की बात नहीं मान रहे। शबनम ने बेबसी से चंगेज को देखा। आप इनको कुछ समझाएं। लड़की, तुम माहिर के लिए काम करती हो या डॉक्टर के लिए? वो जवाबन उसे घूर के कहने लगा तो शबनम ने नासमझी से उसे देखा। बियर बॉल भी चौंका। मेरा दोस्त तुम्हें कह रहा है कि उसे उसका लैपटॉप चाहिए और तुम आगे से इनकार कर रही हो। पहली दफा माहिर के माथे के बाल कम हुए। उसने कदरे आरामदेह अंदाज में पीछे तकिए पे सर टका दिया।
चंगेज क्या कह रहे हो? बियर बॉल ने उसके कोहनी हिलाई, लेकिन वो शबनम से मुखातिब था। तुम इन्हीं कदमों पे ऑफिस वापस जाओ और वो जो मांग रहा है इसे ला कर दो। मैं पुलिस स्टेशन से कुछ बंदे भेजूं? ओके। शबनम का चेहरा उतर गया। चंगेज को कीना परवर नजरों से घूरते हुए वापस मुड़ गई। तुम इसके दोस्त हो या दुश्मन? बियर बॉल उस पे खफा हुआ। उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है के पसे मंजर में शबनम के आउच की आवाज सुनाई दी, लेकिन अब वो दोनों मुतवज्जा नहीं थे। उसकी टांग टूटी है, हाथ सलामत हैं और दिमाग भी। वो काम करना चाहता है, कोई नया डिजाइन बनाना चाहता है, तो तुम लोग कौन हो उसको रोकने वाले? वो बीमार है चंगेज। वो कैसे? वो जो खामोशी से उनकी बहस देख रहा था, अब के बेजारी से मुदाखलत की। अपने मसले बाहर जाके हल करो। दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। पेशानी पे बाल और चेहरे पे शदीद उकताहट थी। जाओ, दोबारा बुलंद आवाज से कहा तो वो दोनों फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ गए। तुम किसकी साइड पे हो? बाहर आते ही बियर बॉल बिगड़ के बोला। चुपचाप वो करो जो मैं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें इसकी वजह बाद में बताऊंगा। उसने बियर बॉल के कंधे पे हाथ रख के दबाया तो उसने उकता के अपना कंधा छुड़ाया। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त आ करता हूँ। चंगेज धीरे से हंस दिया और वो खुफी से बुरबुराता हुआ सोफे पे धब से बैठ गया। वो घर वापस आई तो मुबीन मंजिल पे खामोशी थी। हूर सो चुकी थी और माही लाउंज में आंखें बंद किए बैठी थी। वक्त भी उसके बालों में तेल लगा रही थी। आहट पे आंखें खोली तो देखा माला उसे देखे बिना सीधी अपने कमरे की तरफ जा रही थी। माही के चेहरे पे ढेर सारा मलाल उतर आया। माला मुझसे नाराज है। वक्त भी बहन भाइयों की नाराजगियां खत्म हो जाती हैं। माँ बीबी, तुम छोटी हो तो माफी मांग लो, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर भी माफी मांग लो। बड़ा बड़ा होता है और छोटा छोटा। तुम्हारे कनाडा में शायद सिखाते हो कि बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, लेकिन होता है। वो अब उसके सर पे जोर जोर से मालिश कर रही थी। माही चुपचाप बैठी रही। वक्त बी ने उसके छोटे बालों को बमुश्किल फ्रेंच चोटी में बांधा तो वो उठ खड़ी हुई। मोबाइल उठा के अब्बाद को कॉल करने लगी तो एहसास हुआ कि बालों की चिकनाई हाथों से होती हुई स्क्रीन पे लग गई है, लेकिन इस वक्त उसे परवाह ना थी। मोबाइल कान से लगाया और बाहर लॉन में चली आई। वहां शाम उतर रही थी और ठंड बढ़ गई थी। उसे जाते देख के वक्त बी ने बेइख्तियार सर को हाथ मारा। कितना मना किया था, शाम को तेल नहीं लगाते। ऊपर से बीबी बाहर चली गई है, ठंड लग जाएगी। लेकिन सामने भी माही थी, उसे अपनी मर्जी करनी होती थी। यार, हमारी अभी सुबह नहीं हुई। अब्बाद की नाराज आवाज फोन में गूंजी। लेकिन तुम उठे हुए हो ना, यही काफी है। फिर खनकारी। एक मसला हो गया है, मसले को फीडर दे दो, खुद ही सो जाएगी। अब बाद में मैं सीरियस हूँ। वो चटकी। फिर आवाज धीमी की। माला को मालूम हो गया है कि मैं माहिर फरीद से राब्ते में थी। अब वो मुझसे नाराज है। मैं क्या करूं? अब्बाद ने एक ठंडी सांस भरी। मैंने तुम्हें कहा था उसे वक्त से बता दो, लेकिन नहीं। माही को अल्लाह ताला ने कान सुनने के लिए नहीं, एक से सुन के दूसरे से निकाल देने के लिए दिए हैं। लेकिन उसने नाराजी में मुझे बहुत सख्त बात कही है कि मेरी उसके साथ कोई वफादारी नहीं है। ऐसा क्या किया है मैंने? दबे दबे गुस्से से कहते हुए एक नजर उसकी खिड़की की तरफ डाली जो माला के कमरे में खुलती थी। वो चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया। माला जब भी लड़ती है यही कहती है कि वो हमारे लिए सब कुछ करती है और हम सिर्फ अपना सोचते हैं। बड़ी बहन होने से क्या होता है? हमने तो नहीं कहा था कि बड़ी बहन बनो, ये तो कुदरत का काम है। तुम्हें वो वक्त याद है जब खालू यानी तुम्हारे अब्बू की डेथ हुई थी? वो सोच सोच के कहने लगा। नहीं यार, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और इसीलिए तुम्हें वो वक्त नहीं याद, क्योंकि वो बड़ी बहन थी। तुम नहीं, माला को वो सब याद होगा जैसे मुझे याद है। अब्बू कहाँ से आ गए दरमियान में? माँ ने हमें माँ और बाप दोनों बन के पाला है। वो बेजार हुई। कोई माँ बाप नहीं बन सकती है, ना कोई बाप माँ बन सकता है। पेरेंट्स एक दूसरे की कमी चाह के भी पूरी नहीं कर सकते। कशमाला अंदर दाखिल हुई तो कमरा गर्म था। वो तेजी से काउच तक आई जहाँ कंबल पे फाख्ता लेटी थी। वो पंजों के बल उसके सामने बैठी। जिन बच्चों के बाप जल्दी मर जाते हैं उनमें बहुत सी कमियां रह जाती हैं, बिलखसूस बड़े बच्चे में। माला में कोई कमी नहीं है आबाद। वो ग्रूम्ड है, हाई अचीवियर है, कॉन्फिडेंट है। माला परफेक्ट है यार। उसने नरमी से फाख्ता को अपने हाथों में उठाया और बिल्कुल ठंडी थी। कशमाला की सबज आंखें आंसुओं से भरने लगी।
नहीं माही, ऐसे बच्चे बड़े होके परफेक्ट नहीं बनते, वो फिक्सर बन जाते हैं। जानती हो फिक्सर क्या होता है? नहीं, वो नरमी से उस बेजान ठंडी फाख्ता के पड़ों पे हाथ फेर रही थी। आंसू तवातर से आंखों से गिर रहे थे। फिक्सर वो बड़े बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन से ये कहा जाता है कि उन्हें बड़ा बनना है, जिम्मेदार बनना है और अपने से छोटों को तकलीफ से बचाना है। उसने हथेली की पुश्त से आंखें रगड़ी और धीरे धीरे फाख्ता के बाजू को पट्टी खोलने लगी। उनको दुनिया वाले कहते हैं कि इन्हें अब दूसरों को खुश करके जीना है, वरना खानदान में उनकी बका मुमकिन नहीं है। सो ऐसे बच्चे बचपन से पीपल प्लेजर्स बन जाते हैं। पट्टी अलहदा हुई तो उसने देखा अंदर मौजूद जख्म सूख चुका था। उसने फाख्ता को वापस लौटाया और अलमारी तक आई। अब वो दराज खोले कुछ तलाश कर रही थी। फिक्सर या पीपल प्लेजर बच्चे हर फिगर में अपना बाप ढूंढते हैं। वो अपनी हर पसंदीदा शख्सियत को खुश करना चाहते हैं, चाहे वो उन्हें कितनी ही अजियत दें। उसने दराज से हाथ बाहर निकाला तो उसके अंदर एक सिल्क का सब्ज रुमाल था। फिक्सर बच्चों के बड़े उनकी ये कह के हौसला अफजाई करते हैं कि वो अच्छे बच्चे हैं, समझदार और जिम्मेदार हैं, और वो बच्चे उसको अपना रिवॉर्ड जान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कदरों मंजिलत हर किसी को फिक्स करने से भरती जाएगी। वो अब धीरे धीरे फाख्ता को सब्ज रुमाल में लपेट रही थी। उसकी आंखें अभी तक गीली थी। ऐसे लोगों की बचपन से कोई बाउंड्रीज नहीं होती। वो स्कूल में बुली होने के बावजूद अपने लिए आवाज नहीं उठाना चाहते, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं। उन्हें अच्छे बच्चे का खिताब हर वक्त चाहिए होता है। ऐसे में वो किसी को नाराज नहीं कर सकते, अजियत देने वाले इंसान को भी नहीं। वो सब्ज रुमाल की नन्ही सी गठरी को थामे घर के पिछले सहन में आई, जहाँ एक किचन गार्डन बना था जो अदम तो जी के बाइस सूख चुका था। वो पंजों के बल वहां बैठी और सिल्वर के चम्मच से मिट्टी खोदना शुरू की। ऐसे बच्चे को जरा सी नाकामी पे भी डर होता है कि उससे प्यार और तवज्जो छीन जाएगी, इसलिए वो अपने साथ बेतहाशा कामयाबियों के तमगे लगाना चाहते हैं ताकि इन्हें किसी बड़े का अप्रूवल हमेशा मिलता रहे। किचन गार्डन पे जामनी सी शाम उतर रही थी। चमच से नरम मिट्टी में खोदा जाने वाला घड़ा अब काफी गहरा हो चुका था। उसने रुक के सांस लिया और फिर रुमाल में लिपटे परिंदे को उठाया। हमेशा समझदार बने रहने की चाह इन बच्चों को बहुत ठंडे मिजाज का बना देती है। इनमें बहुत बर्दाश्त होती है। वो मेहरबान होते हैं, अपनी परवाह नहीं करते और खुद को नजरअंदाज करके अपने से छोटों की हिफाजत में लगे रहते हैं। वो उनके लिए हमेशा लड़ते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। उसने एहतियात से फाख्ता को रुमाल समेत घड़े में डाला, फिर एक ठंडी और गहरी सांस खारिज की। लबों से धुआं सा निकला। अब वो हाथों से मिट्टी उस पर डालने लगी। माला हमेशा से एक फिक्सर रही है। मोहित पढ़ाई में अच्छा नहीं था। वो कभी उसके टीचर्स के पास जाती तो कभी ट्यूशन अकेडमी। वो सबको मजबूर करती थी कि वो मोहित को तवज्जो दे। और रही तुम, तो बचपन से अब तक तुम्हारी लड़ाइयाँ खत्म ही नहीं होती थी। माही की आंखें झुक गई। कभी तुम किसी का सर फाड़ आती थी, कभी किसी क्लास फेलो की चोटी काट देती थी। वो तुम्हारी हर लड़ाई में तुम्हें बचाने साथ आ खड़ी होती थी। लेकिन अब हमारे यहाँ सारे बड़े बहन भाई ऐसे ही होते हैं। नहीं होना चाहिए ऐसे माही। हमें किसी बड़े बहन भाई को ये नहीं सिखाना चाहिए कि वो अपने आप को नजरअंदाज करके दूसरे का ख्याल रखे। ये चीज इंसान को बड़े होके डैमेज कर देती है। इंसान को सबसे ऊपर अपना आप रखना होता है। ये खुद गर्जी नहीं होगी, नहीं, इसे खुद से मोहब्बत कहते हैं। और माला को खुद से मोहब्बत नहीं है। वो दूसरों को फिक्स करने और खुश रखने की कोशिश करती है और वो अपनी तरफ आई हर नाकामी को कबूल करके अपने हक से पीछे हट जाती है। तुम्हारे ख्याल में वो जहीर से क्यों नहीं लड़ी? शिकस्त कबूल करके इस्लामाबाद छोड़ क्यों आई? माही खामोश रही। उसके पास जवाब नहीं था, क्योंकि अंदर से माला को हमेशा से मालूम था कि जहीर एक दिन ये करेगा। माला मेरी कजन है और मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसे डर था कि अगर उसने जहीर से बहस की तो वो उसे कोई नई ऑफर दे देगा और वो एक दफा फिर उसकी बातों में आ जाएगी। इसलिए खुद को मजीद हर्ट से बचाने के लिए उसने जगह छोड़ दी। इसलिए उसने माहिर की कोई बात नहीं सुनी, नहीं, क्योंकि उसे डर है कि वो दोबारा उस पर भरोसा करेगी और फिर से उसे धोखा देगा।
फिक्सर और पीपल प्लेजर बच्चों को हमेशा ये लगता है कि वो इस काबिल नहीं है कि लोग उनसे उनकी ज़ात के लिए मोहब्बत करें। उन्हें अपने साथ तमगे लगाने होते हैं, कामयाबियां, ताकि दूसरे उनको किसी काबिल समझें। और जब उन्हें कोई चोट लगे तब वो अपने गिर्द खड़ी दीवारें मजीद ऊंची कर देते हैं ताकि कोई उनको फलांग ना सके। बज़ाहिर वो सबके दोस्त होते हैं क्योंकि वो किसी को नाराज नहीं करते। जैसे माला का सोशल सर्कल बहुत वसी है। जरा कोई मसला हो तो उसका कोई यूनिवर्सिटी फेलो कहीं से निकल आता है, लेकिन असल में ऐसे बच्चे हमेशा से अकेले होते हैं, उनका कोई दोस्त नहीं होता। मेरी जिंदगी में भी बाप की कमी है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन खड़ी थी। माँ, मोहित, माला सब ने तुम्हें मोहब्बत दी, लेकिन तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा शदीद गुस्सा और जज्बातीपन दरअसल अंदर से किसी नफ्सियाती एक मिनट माहिर नफ्सियात उसके तो सर पे लगी तलमो बुझी। तुम अपना तज्जिया अपने पास रखो और जॉब पे जाने की तैयारी करो। खट से फोन रखा, चेहरा सुर्ख हो रहा था। निकालती हूँ मैं इसकी सारी नफ्सियात की किताबें घर से। फिर गर्दन मोड़ के माला के कमरे की खिड़की को देखा और एक गहरी सांस खारिज की। अब्बास दुरुस्त कहता था, इन बहनों का ताल्लुक किसी कम वक्त की वजह से खराब नहीं होना चाहिए था। उसने धीरे से दरवाजे पे दस्तक दी, जवाब नहीं आया तो माहिर ने दरवाजा धकेला। वो कमरे की खिड़की के साथ बैठी थी, बाजुओं को घुटनों के गिर्द लपेटे वो बाहर देख रही थी। काउच खाली था, फाख्ता अब वहां नहीं थी। माला, वो धीरे धीरे चलती उसके साथ बेड की पायंती पे बैठी। तुम्हें वो अमीर आदमी याद है जिसने एक दफा दोहा एयरपोर्ट पर मुझे टिकट लेकर दिया था? वो माहिर फरीद था, है ना? वो बाहर देखते हुए बोली तो माही के लब खिल गए। लम्हे भर के लिए कुछ कह ना सकी। तुम्हें कैसे मालूम? तुम गुज़श्ता चंद हफ्तों में कई बार उस आदमी का जिक्र करते करते चुप हो जाती थी। देर से सही, लेकिन आज जब बैठ के सोचा तो मुझे समझ में आ गया कि तुम उसको कैसे जानती होगी। उसने मुझे खुद कॉल की थी। वो अपनी बहन को ढूंढ रहा था, उसे मेरी मदद चाहिए थी। उसका एहसान था मेरे ऊपर, मैं क्या करती? वो पशेमानी से कह रही थी। तुम मुझे बता सकती थी, तुमने नहीं बताया। उसकी आवाज धीमी थी और नजरें खिड़की के पार डूबती शाम पे जमी थी। दोनों के दरमियान एक अनदेखी सी दीवार हायल थी। ये उनकी तमाम गुज़श्ता लड़ाइयों से मुख्तलिफ थी। माही को लगा वो इस दीवार को कभी पार नहीं कर सकेगी। मुझे डर था कि तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। उसने जवाब नहीं दिया। माला, आई एम सॉरी, मगर मुझे वो बुरा नहीं लगता। वो एक अच्छा इंसान है। अच्छे इंसान धोखे से किसी की जिंदगी में दाखिल नहीं होते, लेकिन वो इतना। माला ने चेहरा मोड़ के उसे देखा तो माही कुछ कहते कहते चुप हो गई। उसकी नजरों में कुछ था जो पहले वहां नहीं था। मुझे माहिर फरीद की कहानी नहीं सुननी। वो मुझे ये कहानी सुना चुका है। मुझे इस आदमी पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है, ना कभी आएगा। उसका लहजा स्पॉट था। माला, तुम इस बात को डिस्कस करके क्लियर भी नहीं करना चाहती? नहीं, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। अगर तुम चाहती हो कि हम इस बात को यही दफन कर दें तो हम कभी माहिर फरीद की बात नहीं करेंगे। माही ने इस बात में सर हिला दिया। तुम कहती हो तो मैं आइंदा इससे बात नहीं करूंगी। माला ने कंधे उचकाए। तुम आजाद इंसान हो, जिससे चाहो बात करो, लेकिन मुझसे तुम इसका जिक्र नहीं करोगी, ओके? चंद लम्हे खामोशी से गुजरे, फिर माही ने हिम्मत की। तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? नहीं। वो फिर से बाहर देखने लगी। ये इनकी गुज़श्ता लड़ाइयों जैसी नहीं थी। पहली दफा माही को एहसास हुआ कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकेगा। रूम नंबर 555 जर्द बत्तियों से रोशन था। फूलों की तेज खुशबू हर तरफ बिखरी थी। वो बेड पे पीछे तकियों के सहारे टेक लगाए बैठा था। सामने बेड ट्रे पे शबनम उसकी अशिया सेट कर रही थी और चंगेज खामोशी से दूसरी तरफ खड़ा था। आपका लैपटॉप, ग्राफिक टेबलेट, आपका पेन। माहिर के चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। चुपचाप उसे चीजें रखते हुए देखता रहा। ये रही डॉक्टर की अप्रूव शुदा कॉपी। उसने मुस्कुरा के एक कप साथ रखा। अब मुझे इजाजत? माहिर ने इस बात में सर हिला दिया। उसके जाते ही चंगेज खनकारा। इसको फोन नहीं किया? आबरू से साइड टेबल पे धरे टूटी स्क्रीन वाले मोबाइल की तरफ इशारा किया। माहिर ने शाने उचका दिए। मुझे उसकी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम उससे मिलने जा रहे थे, कम अज कम उसे बता दो कि क्यों नहीं आए। वो मेरा इंतजार नहीं कर रही थी। उसने मैकबुक स्क्रीन खोली, फिंगरप्रिंट स्कैनर पे अंगूठा रखा। वो मुकम्मल तौर पे काम की तरफ मुतवज्जा था। चंगेज बाहर आया तो वो दोनों बैरूनी सीटिंग एरिया में उसके मुंतजिर थे, सीने पे बाजू लपेटे, खा जाने वाली नजरों से उसे देखते हुए।
ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे लगता है तुम सरकार से मिले हुए हो। बियरबॉल ने दांत पीसे। मुझे भी यही लगता है। शबनम भी उसे घूर रही थी। बियरबॉल ने अचंभे से उसे देखा। तुम्हें कैसे मालूम सरकार कौन है? क्योंकि मुझे तुम लोगों की सारी आवाजें सुनाई देती हैं। ऐनक नाक पे पीछे को धकेली। ऑफिस में, हॉस्पिटल में, मैं हर जगह तुम लोगों के साथ होती हूँ। बियरबॉल ने जहन में जमा तफरीक की। इसीलिए माहिर तुम्हें फाइट नहीं करता। शबनम ने मुस्कुरा के पलकें झपकाई, फिर तासुरात बदले। खुफगी से चंगेज को देखा। माहिर बे को आराम की जरूरत थी और आपने क्या किया? तुम्हें अंदाजा है उसके लिए काम का स्ट्रेस कितना खतरनाक हो सकता है? वो भी इस पे गुस्सा हुआ। चंगेज जो सोफे पे टांग जमाए बैठा था, धीरे से हंस दिया। तुम जैसे नाजुक मजाज शहजादे कभी कभी हॉस्पिटल का रुख करते हैं मेरे दोस्त। मैं इन हॉस्पिटल में हर रोज लोगों को आते जाते देखता हूँ। अब कमरे में खामोशी थी, सुकून था। वो स्क्रीन को रोशन होते देख रहा था। लबों पे मध्यम सी मुस्कुराहट उभर के मासूम हुई। हम सब माहिर को एक अरसे से जानते हैं। वो किसी भी हालत में काम करना तर्क नहीं करता। जब वो उस लड़की का गार्ड था तब भी वो काम करता था। स्क्रीन की तेज रोशनी उसकी आंखों को खैरा कर रही थी। उसने कीबोर्ड पे ब्राइटनेस कम करने का बटन धीरे से दबाया तो महसूस हुआ कि हाथ में लर्जिश है। माहिर फरीद की आइडियल लाइफ क्या है? एक पुरसकून खामोश कमरा, उसका ग्राफिक टेबलेट, एक हाथ में कॉफी, दूसरे में पेन, और वो बैठ के सुकून से एक नई इमारत बनाए। मैंने उसको गुज़श्ता 2.5 वर्ष में काम करते ही देखा है। वो दोनों खामोशी से उसे देख रहे थे। चंगेज अब टांग से टांग हटा के उठा तो उनके सामने आ खड़ा हुआ। क्या तुमने कभी माहिर को काम ना करते हुए देखा है? बियरबॉल ने नफी में सर हिला दिया। गुज़श्ता 2.5 वर्ष में बिल्कुल नहीं। काम का एक नशा होता है मेरे भाई। काम का सोच के उसको डोपामाइन मिलती है। उसे लगता है उसे हॉस्पिटल में मर्जी का माहौल मिलेगा तो वो काम कर लेगा। लेकिन रोशनी कम हुई तो उसने पलकें जोर से झपकाई। फिर ब्राउजर खोला। उंगलियों में कपकपाहट थी। उसने ईमेल बॉक्स को क्लिक किया। एकदम स्क्रीन धुंधला सी गई। जोर से चक्कर आया, लेकिन वो काम नहीं करेगा, कर ही नहीं सकेगा। क्यों? माहिर ने आंखें जोर से मीची, फिर उन्हें खोला तो मंजर साफ था। उसने नई ईमेल्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहे, लेकिन अल्फाज गुडमुड होने लगे। क्योंकि सारे काम सेहत के साथ हो सकते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने जोर से आंखें मसली। फिर मैकबुक स्क्रीन फोल्ड की और ग्राफिक टेबलेट उठाया। स्क्रीन रोशन की, तेज रोशनी आंखों को चुंधिया गई। सर्जरी की तकलीफ, पेन किलर्स का असर, बीमारी का चिड़चिड़ापन, ये हो ही नहीं सकता कि वो फोकस होके काम कर सके। हम इसको जितना मना करेंगे उतना ही चिढ़ जाएगा। उसने पेन से स्क्रीन पे लकीरें खींचनी चाही, लेकिन हाथ कांप गया। सर के सामने वाले हिस्से में शदीद दर्द उठने लगा। इसलिए माहिर को चंद मिनट अपनी महबूब चीजों के साथ गुजारने दो, खुद ही बाज आ जाएगा। वो मुस्कुरा के कह रहा था। उसकी आंखें सुर्ख गुलाबी हो रही थी। चंद लम्हे वो स्क्रीन को देखता रहा, फिर से पेन स्क्रीन पे हाथ फेरता रहा, लेकिन दिमाग खाली था। कोई आइडिया, कोई स्केच, कुछ भी न था। उसने धीरे से पेन परे रखना चाहा, वो लड़क के नीचे जा गिरा। आह! सर में उठता दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने कराहते हुए सर पीछे टका दिया और आंखें बंद कर दी। अभी कुछ देर में वो तुम्हें बुलाएगा और ये चीजें ले जाने के लिए कहेगा। वो अब शबनम को समझा रहा था, तुम चुपचाप वो चीजें वहां से हटा दोगी। वो आंखें बंद किए जोर जोर से गहरे सांस ले रहा था। फिर उसने हाथ बढ़ा के घंटी बजाई। ये तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है चंगेज। बियरबॉल के चेहरे पे फिक्रमंदी उभरी। माहिर फारिग नहीं बैठ सकता, ऐसे तो वो पागल हो जाएगा। इसलिए तुम्हें चाहिए कि इस लड़की को यहाँ बुला लो ताकि वो मुझे सचमुच में आ कर दे। हरगिज नहीं। वो झरझरी लेकर एक तरफ हो गया। फिर उसका बुरा मूड बर्दाश्त करो। चंगेज ने गहरी सांस लेकर शाने उचकाए। कुछ हफ्ते, शायद कुछ महीने। नहीं, हमें कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। बियरबॉल की आंखें एकदम चमकी। यानी अब हैरान होने की बारी चंगेज की थी। उसे काम करने का शौक है ना, हम उसे एक काम थमा देते हैं, उसकी जिंदगी का सबसे अहम काम। वो अपनी मखसूस शैतानी मुस्कुराहट के साथ कह रहा था। उसी वक्त घंटी की आवाज आई तो शबनम तेजी से अंदर भागी। अगले ही लम्हे एक ठुड्डे की आवाज आई।
इतना बड़ा हॉस्पिटल है और एक तार आपसे फिक्स नहीं हो रही। चंगेज माथे पे बाल लिए रिसेप्शन डेस्क की तरफ लपका। अगर कोई गिर के जख्मी हो गया तो हॉस्पिटल पे मुकदमा हो सकता है। मैं 4 दफा ये तार फिक्स करवा चुकी हूँ। बाश कौमसर बे ना जाने कौन इसे बार बार गिरा देता है। वो अब के रोहानसी हो के बोली। चंगेज ने चौंक के बियर बॉल की जानिब देखा, फिर उसकी त्योरी चढ़ गई। जारहाना अंदाज में वापस उसके सर पे पहुंचा। ये तुम करते हो ना इसको गिराने के लिए? अगर वो सचमुच जख्मी हो गई तो? मैंने कुछ नहीं किया, ये हॉस्पिटल वाले खुद नाअहल हैं। अल्लाह अल्लाह। बारी बारी दोनों कानों को हाथ लगाया और शदीद अफसोस से उसे देखते हुए एक मैगजीन उठा के चेहरे के सामने कर लिया। मुबीन मंजिल में नाश्ते की मेज सजी थी। चाय और पराठों की खुशबू के साथ फिजा में एक तनाव भी फैला था। माला खामोशी से सर झुकाए अपनी कॉफी पी रही थी और माही गाहे बगाहे एक निगाह उस पर डालती थी। वो बज़ाहिर बाहर जाने के लिए तैयार लग रही थी। सामने से खुला लंबा सा स्वेटर पहने, बाल आधे कैचर में बांधे, कानों में टॉप्स और चेहरे पे हल्का सा मेकअप। लेकिन वो कहाँ जा रही थी उसने अभी तक जिक्र नहीं किया था। कहीं जा रही हो? वो सरसरी अंदाज में पूछने लगी। वो सर झुकाए मोबाइल पे बटन दबा रही थी। माहौल का तनाव भरने लगा। माही ने पहलू बदला। शकूर का एड्रेस मिला? माला तुम अभी तक नाराज हो? नहीं। उसने पलकें उठा के उसे देखा। सबज आंखों में कुछ नहीं था, ना नाराजी ना गिला। अगर नाराज नहीं हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो जो भी तुम्हें बोझल किए हुए है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये सब खत्म हो जाए, मेरी जिंदगी इस आमिल की कैद से आजाद हो जाए, ज़ियाद की अम्मी ठीक हो जाए और हम सब नॉर्मल हो जाएं। माही ने सर हिला दिया। हमारी माँ तो चली गई, काश उसकी माँ बच जाए। उसने दिल से दुआ की थी कि माएँ सांझी होती हैं। माला बाजी, आज मैंने बड़ी बीबी को ख्वाब में देखा। बख्तबी ने ड्राइंग हॉल में दाखिल होते ही चहक के बताया। क्या वाकई? माही का चेहरा खिल उठा, लेकिन वो जहाँ थी वहीं रह गई, जैसे सांस लेना भूल गई हो। बख्तबी अब जोश से अपना ख्वाब सुना रही थी, लेकिन कशमाला मुबीन शुशद्दर बैठी थी। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की कहानी अब शुरू हुई है। वक्त थम गया। ड्राइंग रूम का मंजर वही जम गया। घड़ियाल की सुइयां भी रुक गई और फिर सुइयां पीछे की तरफ चलने लगी। खिड़कियों के बाहर फैली सुबह पिछली रात में बदली, फिर रोशनी, फिर अंधेरा, यहाँ तक कि वक्त चंद हफ्ते पीछे जाके रुक गया। अब खिड़कियों के बाहर सुबह की जामनी सी रोशनी फैली थी। अंदर कमरे से औरतों के रोने और अफसोस करने की आवाजें आ रही थी। हूर जहाँ की मैयत की खुशबू अभी फिजा में ताजा थी और वो किचन काउंटर के सामने पानी का गिलास लिए गुमसुम सी खड़ी थी। नाइट सूट पहने खुले बालों के साथ कशमाला किसी और जहां में थी। सामने डॉक्टर सलीमा खड़ी थी, कटे बालों और माथे पे सन ग्लासेस चढ़ाए। वो कुछ कह रही थी। मेरी माँ की डेथ के चंद माह बाद मेरी सर्जरी हुई। जब मुझे ऑपरेशन टेबल पे लटाया गया तो माला ने बेतौजी से इधर उधर देखा। वो चाहती थी कि चली जाएं या चुप कर जाएं। उसे उनके किस्से में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसी पल उन्होंने कुछ कहा, कुछ ऐसा कि वो चौंक के उन्हें देखने लगी। तो ऑपरेशन टेबल पे मेरे कानों में एक आवाज गूंजी। वो बिल्कुल ठहर के उन्हें देखने लगी। साकत जामद। उस आवाज के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो। वो मजीद करीब आई। वो यकटक उनको देख रही थी। सारे आंसू अंदर ही अंदर दम तोड़ गए थे। अगर एक माँ से मेले में अपने छोटे बच्चे की उंगली छूट जाए और वो दोनों बिछड़ जाए तो पहले कौन दूसरे को ढूंढ लेगा? माँ बच्चे को ढूंढ लेगी। उसके लब में कान की अंदाज में हरकत की है। दुरुस्त। सलीमा ने मुस्कुरा के सर इस बात में हिलाया। लेकिन अगर कोई व्हील चेयर पे मौजूद माजूर बूढ़ी माँ अपनी सेहतमंद जवान बेटी के साथ मेले में जाए और वो दोनों एक दूसरे को खो दें तो पहले कौन दूसरे को ढूंढेगा? बेटी माँ को ढूंढ लेगी। गलत, बिल्कुल गलत कशमाला। उनकी आवाज धीमी हुई। तब भी माँ पहले अपनी बेटी को ढूंढ लेगी। कैसे? माँ माजूर है, बूढ़ी है, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चे को ढूंढ लेती है। वो बिना पलक झपके उन्हें देख रही थी। वो क्या कहना चाहती थी? जिन बच्चों की माएं मर जाती हैं उनको एक राज थमा दिया जाता है। सब उस राज को नहीं पा सकते। कुछ अपनी माँ के लिए इतना रोते रहते हैं कि उनके आंसू उनके और उस राज के दरमियान हायल हो जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं मेरी तरह के जिनको वो राज समझ में आ जाता है। कैसा राज? यही कि माँ अपने बच्चे को हमेशा ढूंढ लेती है। मगर उसके लब फिड़फड़ाए। मेरी माँ मर चुकी है।
میری اور میری ماں کی کہانی ختم ہو چکی ہے، اور اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے تو اس نے سانس جہاں تھا وہیں رک گیا، ساری آوازیں خاموش ہو گئی۔ اب تک تم دونوں نے زندگی کا ایک حصہ ساتھ گزارا ہے، ماں سے شکوے بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوئی ہوں گی، ان کی فکر بھی کی ہوگی اور ان کے لیے دکھ بھی اٹھائے ہوں گے، لیکن ان کی موت کے ساتھ سب ختم ہو گیا۔ وہ سانس روک کے سن رہی تھی، مگر تم دونوں کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری اور تمہاری ماں کی غیر مشروط محبت کی کہانی اب شروع ہوگی۔ کیسے؟ ایک آنسو آنکھ سے ٹپکا اور بے داغ چہرے پہ پھسل گیا۔ ڈاکٹر سلیمہ سمیت سارا منظر دھندلا گیا۔ انسان کی ایک طویل عمر ہے جس کا ایک چھوٹا سا حصہ وہ اس دنیا میں گزارتا ہے، پھر وہ ایک دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ان دو دنیاؤں کے درمیان ایک پردہ ہے، جانتی ہوں، اور روحیں ادھر سے ادھر نہیں آ سکتی۔ ہم روح کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ ہاں، روحیں نہیں آتی لیکن پیغام آتے ہیں۔ پیغام، میں نے کہا نا کشمالا، ماں بچے کو نہیں بھولتی، وہ اپنے بچے کے ساتھ ساری عمر رہتی ہے۔ تمہاری ماں کہیں نہیں گئی، وہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے، اب بھی اسے تمہاری فکر ہوگی، وہ تمہیں ضرور پیغام بھیجے گی اور تمہیں اس کے بھیجے سارے پیغام ملیں گے، کبھی اپنے خواب کی صورت میں، کبھی کسی دوسرے تیسرے انسان کے خواب کی صورت میں۔ جب جب تمہیں ان کی ضرورت ہوگی وہ تمہارے لیے کچھ بھیجیں گی۔ کیا وہ میری ماں ہوگی یا وہ کسی کے ذہن کا تصور ہوگا جو خواب کی صورت میں آئے گا؟ تمہیں ان دونوں میں فرق کرنا خود آ جائے گا۔ ہمارے دین میں اس کو مبشرات کہتے ہیں، جو ایمان رکھنے والوں کو دی جاتی ہیں خواب کی صورت میں۔ مبشرات یعنی اچھی خبریں۔ تمہاری ماں سے تمہارا تعلق ختم نہیں ہوا، اس کی اچھی خبریں تمہیں ملا کریں گی، اس کے پیغام بھی۔ دوسری دنیا میں آنے والی ہر نئی روح سے وہ تمہارا احوال دریافت کریں گی، اور چونکہ وہ ایک نیک عورت تھی اس لیے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیغام اور ان کی اچھی خبر تم تک ضرور پہنچائے گا۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کے اوپر چھت کو دیکھا۔ کیا واقعی؟ کیا ماں باپ کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھنا ذہن کی اختراع نہیں ہوتی؟ کیا اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے؟ آف کورس ہوتا ہے۔ خواب کا فرشتہ کسی وجہ سے وہ خواب تمہارے ذہن میں لاتا ہے۔ ہر شخص کی وجہ مختلف ہوتی ہے۔ کسی کے خواب میں ماں باپ کا آنا صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ خواب کو اہم جانے، کسی کے لیے اس میں نصیحت ہوتی ہے۔ کیا یہ بات میرا غم کم کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ غم ساری عمر کا ہے، لیکن اتنا جان لو تمہاری ماں زندہ ہے، مگر کسی اور دنیا میں۔ تم دونوں اس درمیان کے پردے کو نہیں توڑ سکتی، لیکن خواب اس پردے کے درمیان سے گزرتے ہیں۔ تمہاری ماں انہی خوابوں کے ذریعے ہمیشہ تمہاری خبر گیری کرے گی۔ وہ عام خواب نہیں ہوں گے، وہ خیالات کا ہجوم نہیں ہوں گے، وہ نشانیاں ہوں گی۔ مائیں ساری عمر راستہ دکھاتی ہیں، چاہے اس دنیا میں ہوں چاہے دوسری دنیا میں۔ کیا ہر ایک کو اس کی ماں مرنے کے بعد خواب میں آتی ہے؟ ہر ایک کو نہیں آتی، صرف ان کو آتی ہے جو اپنی آنکھ کو صاف رکھتے ہیں، اتنا نہیں روتے کہ نظر دھندلا جائے، گناہوں سے اس کو دھندلا نہیں کرتے۔ وہ جو سچے ہوتے ہیں انہی کو سچے خواب آتے ہیں۔ میری اور میری ماں کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ وہ بڑبڑائی، ماں مجھے دوبارہ ملے گی۔ پھر اسے کچھ یاد آیا۔ آپ کو ہاسپٹل بیڈ پہ کیا آواز آئی تھی؟ مجھے میرے کان میں میری ماں کی آواز آئی تھی کہ آیت کریمہ پڑھو۔ میں بالکل بھی مذہبی نہیں تھی، لیکن میں نے اسے پڑھنا شروع کیا اور اس روز میری جان جاتے جاتے بچی۔ شاید وہ آواز کسی فرشتے نے اختیار کی تھی یا کسی نیک جن نے، میں نہیں جانتی، لیکن میرے لیے وہ میری ماں کا پیغام تھا جو اللہ کے حکم سے میری طرف آیا تھا۔ وہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے سن رہی تھی۔ اب جاؤ اور اپنی ماں کی بہترین انداز میں دفن کرو، کیونکہ تمہارے گھر کا احوال ان کو کچھ عرصے بعد صحیح لیکن کسی نئی روح کے ذریعے مل ہی جائے گا۔ اگر تم روتی رہو گی تو ان کو تکلیف ہوگی۔ کشمالا نے گردن کو اس بات میں جنبش دی، پھر ٹیشو رول سے ٹیشو کھینچ کے پھاڑا اور آنکھیں صاف کی۔ کچھ تھا جو اس کے چہرے پہ بدل گیا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ گھڑیال کی سوئیاں تیزی سے واپس اپنی جگہ پہ آئی تو مبین منزل کا جمع ہوا ڈائننگ روم پگھل گیا۔ مالا نے چونک کے بخت بی کو دیکھا جو جوش سے اپنا خواب سنا رہی تھی۔ میں نے دیکھا اور اللہ گواہ ہے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، بے شک قسم لے لو۔ بخت بی، یہ ڈرامے نہ کرو، ماہی بد مزہ ہوئی۔ ہمیں تمہارا یقین ہے، جلدی بتاؤ
वक्त भी इमोशनल होने का मौका ना पाते हुए उससे ज्यादा बदमजा हुई। फिर जल्दी जल्दी अपना ख्वाब सुनाने लगी। वो एक नीम अंधेरा सा मंजर था। वक्त भी चलती हुई लाउंज अबूर करके घर का बैरूनी दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है कि लॉन में हूरे जहां खड़ी है, सेहतमंद तरोताजा। उन्होंने सफेद शलवार कमीज पहन रखी है और उनके शानों पे गुलाबी और सुरमई रंग की शाल है। बाल चोटी में बंधे हैं और कलाइयों में उनके जुराव कंगन जगमगा रहे हैं। बीबी जी, आप तो फोत हो गई थी, आप कहाँ से आ गई? वो हैरत से उनके करीब जाती है। लॉन में खड़ी हूरे जहां नजर उठा के उसे देखती हैं तो उनकी आंखों में फिक्रमंदी हलकोरे ले रही है। माही से कहो घर की सफाई करे। सफाई? माही ने अचंभे से उसे देखा और फिर माला को। वो भी मुतजब बैठी थी। सफाई तो रोज होती है। माँ का ख्वाब हमेशा एक पैगाम होगा, कोई रास्ता दिखाता हुआ। वो बुड़बुड़ाई, लेकिन कहाँ की सफाई? माही उलझी हुई थी। उसने जवाब नहीं दिया। जहन के पर्दे पे एक मंजर लहराया। वो दोनों कॉफी शॉप में बैठे थे। वो चुभती हुई खामोश नजरों से उसे देख रही थी और वो सामने बैठा अपनी कहानी सुना रहा था। मैंने आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, हमेशा आपकी हिफाजत की। कुछ बातें आपको नहीं बताई, सिर्फ इसलिए ताकि आप परेशान ना हो। जैसे उस रोज जब हमने स्टूडियो की सफाई मिलके की थी। वो खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। तब मुझे सफाई के दौरान एक तावीज मिला था। उस पे चंद हिंसे लिखे थे। वो सरकार की लिखाई थी। मैं उस लिखाई को पहचानता हूँ। उसके अलावा उसकी आवाज मध्यम होने लगी। मंजर धुंधला गया। कैफ को स्टूडियो की सफाई के दौरान एक तावीज मिला था। वो धीरे से बोली तो माही की आंखें खुली की खुली रह गई। तावीज? क्या इस आमिल ने हमारे घर के अंदर तावीज फेंक रखे हैं? उसने बेइख्तियार अपने सीने पे हाथ रखा, फिर तेजी से गर्दन घुमा के करीब काट में सोती हूर को देखा। हम कहाँ जाएं यार? जब मैं इस्लामाबाद से वापस आई तो माँ बीमार हो गई। मुझे कभी घर की देखभाल का मौका नहीं मिला। हमें अपने घर को एक दफा मुकम्मल साफ करना होगा, फर्नीचर हटा के, एक एक चीज हटा के। यकीनन हमारे घर में एक अरसे से बहुत कुछ जमा होता रहा है जो हमें नजर नहीं आया। बल्कि ऐसा करें, वक्त भी वो सोच सोच के बोल रही थी, एक दफा सारे घर का फर्नीचर निकाल के घर को धो दें। जादू गंदगी में रहता है, गंदगी में नशोनुमा पाता है। सफाई इसको कम करती है। हमें हर वो चीज ढूंढनी होगी जो जादू की निशानी है। बाहर कार का हॉर्न, हवा हुआ तो चौंकी, फिर घड़ी देखी, जियाद पहुंच गया था। तुम जाओ, मैं सफाई करवा दूंगी। माही आसीने चढ़ाते हुए उठ खड़ी हुई। फिजा का तनाव खुद ब खुद तहलील हो गया था। बड़ा आराम कर लिया आपने। अब अपनी सारी बेटियों को बुलाएं, आज हम इस घर को ऊपर से नीचे तक साफ करेंगे। बख्तबी का चेहरा उतर गया। जी बीबी जी कह के आगे बढ़ गई। किचन में आई और एक एक चीज उठा उठा के पटकने लगी। स्टेरिलाइजर में हूर के फीडर्स डालती हुई बानो ने पलट के उन्हें देखा। क्या हुआ माँ? मरे हुए का ख्वाब सुनाओ तो औलाद इनाम देती है। यहाँ काम मिल गया। वो सख्त कबीदा खातर नजर आ रही थी। तुमने वाकई बड़ी बीबी को ख्वाब में देखा था या इनाम के लिए कहानी बना दी? बानो मशकूक नजरों से उन्हें देखती उनके करीब आई। कहानी क्यों बनाऊंगी? अल्लाह कसम, मैंने ख्वाब में देखा, फिर दाएं बाएं देखा और आवाज धीमी की। बड़ी बीबी ने मुझे एक बात और भी कही थी, लेकिन मैंने नहीं बताई। क्या बात? बानो ने तजस्सुस से चेहरा करीब किया। वक्त भी सरगोशी में बताने लगी। बानो के माथे पे बाल पड़ गए। खुदा को मानो अम्मा, ये बात ना कह देना माही बाजी से, उल्टा टांग देंगी तुम्हें। हाँ हाँ, इसीलिए नहीं बताया। वो पलट के बर्तनों वाले सिंक की तरफ भाड़ गई। पहले काम कम है जो ऊपर से सारा घर साफ करें। जियाद की कार पोर्च में खड़ी थी और माला उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दे रही थी। जियाद ने मुस्कुरा के उसे हाथ हिलाया तो वो भी मुस्कुरा दी। अंदर लाउंज की खिड़की में खड़ी माही ने यह मंजर बगौर देखा था। यूं ही कोई कमबख्त याद आया था। उसने मोबाइल निकाला और उसका नंबर मिलाने लगी। रिसीवर कान से लगाया ही था कि उसका गंभीर हेलो सुनाई दिया। कैसी हो बीना? कुछ बदला हुआ सा था उसकी आवाज में। कैसी हो सकती हूँ? आपकी वजह से मेरी अपनी बहन से लड़ाई हो गई। वो छूटते ही खुफकी से बोली। जवाब में खामोशी छाई रही। अच्छा? और एक गहरी सांस। आपने उस दिन कॉल की थी और माला ने देख लिया। मैंने कॉल की? वो कहते कहते रुक गया। शायद की हो, याद नहीं। आप सो रहे थे क्या या तबीयत खराब है?
माही की नजरें गेट पे जमी थी। जियाद की कार बाहर निकल रही थी। काम कर रहा था। बताओ, खैरियत से फोन किया है? वो उकताया हुआ सा लगता था। आपने कहा था आप पाकिस्तान आएंगे। माँ के अफसोस के लिए आप नहीं आए और हम दोनों ने मिलके इस पजल को हल करना था। उसके अंदाज पे माही का लहजा भी कदरे रस्मी हो गया। अभी नहीं आ सकूंगा, कुछ जरूरी काम करने हैं। इतना जरूरी काम है कि आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्ट्री हल करने के लिए वक्त नहीं निकाल सके? और आपने कबीरा ताई की तरफ भी तवज्जो नहीं दी होगी। मैं बता रही हूँ, उन्होंने ही सरकार को हायर किया है और मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं है। फिलहाल मैं काफी फंसा हुआ हूँ, इन बातों के लिए वक्त नहीं निकाल सकता। अच्छी बात है, आप अपने काम करें और यहाँ वो मेरी बहन का दिल जीत लेगा। वो अब झंझला सी गई थी। कौन? वो चौंका। मेरा होने वाला बहनोई। और कौन? वो खुफगी से बोली तो वो हंस दिया। अच्छा, वो टाल, डार्क और हैंडसम? वैसे वो आदमी बुरा नहीं है, अच्छा है, डिसेंट है। उसकी शादी किसी और से हो रही है और मुझे लगता है मौला अब इसको इनकार करके पछता रही है। फिर मैं क्या करूं? आप? माही ने जब्त से दांत पीसे। आप अपने काम करें। ओके, बाय। बुड़बुड़ा के फोन रख दिया और बख्त बी को आवाजें देने लगी।